इस कंसेप्ट को तो एक्सप्लेन कर दें कि ओके, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 410 नहीं थे? लेट मी जस्ट चेक द एक्चुअल फिगर। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। 410, यस सर 410 थे। तो एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप सबको याद होगा, जो लास्ट मैंने वीडियोस दी थी वो इसीलिए दी थी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। वो जो थिया वाली कोलिजन थी जिसके अंदर मून क्रिएट हुआ था, तो मून वाज एक्चुअली मच क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है। और मून की ग्रेविटी एक्चुअली अर्थ को पुल करती है, ठीक है। इट्स एक्चुअली दे आर एक्चुअली पुलिंग एट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी है और वो ग्रेविटेशनल पुल, इफ यू हैव रेड फिजिक्स तो यू माइट हैव नोन दिस कॉन्सेप्ट। तो दोनों की ग्रेविटी जो है वो बेसिकली एक दूसरे को ये पुल कर रहे होते हैं। तो जब मून स्पिन करा था इतना क्लोज, तो वो अर्थ को भी ज्यादा तेजी से स्पिन करवाता था, तो अर्थ ज्यादा तेज स्पिन करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मून आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया, और अभी भी मून एक बहुत स्मॉल परसेंटेज से अर्थ से थोड़ा 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 करके दूर जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज कि क्योंकि अर्थ से मून जैसे जैसे दूर होता गया, तो वो अर्थ की स्पीड स्लो होती गई। शुरू में क्योंकि अर्थ की स्पीड इतनी फास्ट थी, मून उसके अराउंड जब जा रहा था तो बहुत फास्ट जा रहा था, और वो अर्थ को भी फास्ट स्पिन करवाता था। इस वजह से बहुत हाई, जिसे हम कहते हैं ना वेव्स, टाइडल बल्ज बेसिकली आ जाते हैं। जो टाइड्स होती है ना, हाई टाइड और लो टाइड, तो टाइड्स भी बड़ी हाई होती थी, सेवरल मीटर्स हाई, ओके। तो उस दौरान ये जो उन्होंने एविडेंस दिया, वो कोरल से एक्चुअली हम सिर्फ मैयर करते हैं, कोरल की बेसिस के ऊपर उसके डेज अर्थ के डिपेंड नहीं होते। एक्चुअली कोरल डे लाइट के अंदर ना, डे सर लाइट ये से समझ आ गया था कि मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की जो स्पिनिंग है वो स्लो होती गई, क्योंकि मून जो है वो दूर होता गया और यस, डेज जो हैं उसी हिसाब से कम होते गए। लेकिन ये चीज कोरल रीफ पे किस तरह डिपेंड कर रही थी? हमें यही बताता हूँ, इस बात का कैसे पता चलता है कि डेली एक जो है रिंग बढ़ेगी कोरल रीफ के ऊपर? यही मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली इसका डिपेंड ये कोरल रीफ पे नहीं करता, कोरल रीफ से हमें इस बात का पता चला, ठीक है। पता कैसे चला? होता यह है कि कोरल रीफ जो होते हैं ये बेसिकली कैल्शियम टाइप का ना, कोई एक स्ट्रक्चर होता है, लाइमस्टोन टाइप, ये इस तरह के कोई मटेरियल होता है ये। तो एलजी से यस बेसिकली सर। कोरल रीफ जो होते हैं ना, वो एलजी से अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं और अपने आप को बिल्ड करते रहते हैं, अपना स्केलेटन बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। एलजी इसके ऊपर फीड करती है, और एलजी जो इसके ऊपर होती है, इसी वजह से कोरल जिंदा होता है, जिसको जिंदा कोरल कहा जाता है, अलाइव, ठीक है। अदरवाइज दे डेड, जो व्हाइट हो जाते हैं। तो कोरल की एलजी जो होती है, वो जितनी देर सनलाइट आ रही है दिन में, उसकी बेसिस के ऊपर अपना वो कंजम्पशन करके अपने आप को बिल्ड करी, तो उसी की बेसिस के ऊपर कोरल अपना स्केलेटन बिल्ड करता है डेली, जितनी देर सनलाइट आती है, ठीक है। फिर वो सनलाइट खत्म हो जाती है, तो वो उस दिन का खत्म, फिर अगले दिन का, अगले दिन सनलाइट आने से दोबारा शुरू हो जाता है काम। तो बेसिकली वो डे एंड नाइट से वो सनलाइट आने वाले साइकिल्स पता चलते हैं, ठीक है। तो ये शुरू वाले कोरल थे, जब उनके पुराने कोरल्स का रिकॉर्ड उन्होंने देखा, तो पता चला कि उसके अंदर डेली ग्रोथ रिंग होता है, जैसे ट्री के अंदर होता है ना, ट्री के अंदर भी एक रिंग होता है कि ये इतनी ग्रोथ हो गई है, इसकी इतने डेज इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से रिंग्स होते हैं इसके अंदर, कोरल के अंदर भी, कि डेली की जो लेयर बनी, फिर उसके ऊपर और लेयर बनी, फिर उसके ऊपर और लेयर बनी, फिर एनुअल एक पूरा यस सर साइकिल ट्रीज। कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से कोरल के अंदर भी वो लेयर्स बनती जाती हैं डेली। जैसे ही सनलाइट आई, उसने दोबारा अपना स्केलेटन बिल्ड किया, सनलाइट खत्म हो गई, स्केलेटन बनना रुक गया, अगले दिन फिर सनलाइट आई, फिर दोबारा बिल्ड किया, तो वो रिंग की फॉर्म के अंदर वहां पर उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। जब इन्होंने पुराने वाले कोरल रीफ निकाले और उसके अंदर जो डेली के ग्रोथ रिंग्स थे वो मैयर किए, क्योंकि ईयर वाले का पता चल जाता है कि यहाँ से ईयर शुरू हुआ था, यहाँ से ईयर खत्म हो गया था। तो जब उन्होंने काउंट किए, तो पुरानों के अंदर जो थे वो 410 डेली ग्रोथ रिंग्स थे, और नए वालों के अंदर 365 है, जो आज का डे है। तो ये चीज उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी, कि इससे ये पता चलता है कि पहले टाइम के अंदर कभी ना कभी, जब क्या ये कोरल था, तब अर्थ डेफिनेटली ज्यादा फास्ट घूम रही थी। तो एक साल के अंदर 410 दिन होते थे, अर्थ जल्दी जल्दी साइकिल अपना कंप्लीट कर लेती थी, मतलब दिन 18 घंटे का था या 20 घंटे का था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मून दूर होता गया, तो मून का वो जो पुल था अर्थ के ऊपर, वो भी कम होता गया, जो फोर्स थी कम होती गई, इसलिए अर्थ की स्पिन भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती गई, और अब के 365 डेज के ऊपर आकर वो रुक गई है। इस वक्त 365 डेज है, आहिस्ता आहिस्ता मून और दूर होता जाएगा, तो अर्थ की स्पिन और भी स्लो हो सकती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। गॉट द आइडिया? ओके सर। राइट। यस ओके, सर। वैसे समझ आ गई आपको सारे की? कोई चीज ऐसी जो मुश्किल लगी हो या समझने में मुश्किल हो रही हो? सर एक और क्वेश्चन था कि या जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो में एक कंसेप्ट था, उसका नाम था कॉलीसोरल इफेक्ट, जिसकी वजह से कोरियोलिस रिंग्स जो इफेक्ट, है वो मूव द करती है कोरियोलिस इफेक्ट, सर्टेन हेमिस्फीयर से
या हाँ जी, सर्दर्न हेमिस्फीयर से वो लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं, तो या उधर था कि उन विंड्स की वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। या तो वो किस तरह से था कि उसमें वार्म एयर होती है और उसकी वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। या ठीक है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इस तरह का था कि जो मैं अगर विजुअली जब तक आपको नहीं दिखाता तो आपको समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने वो विजुअल वीडियोस दे दी हैं, क्योंकि मैं अगर खुद समझाने बैठ जाऊं कि ये कोरियोलिस इफेक्ट है, ये समझ नहीं आएगा। कोरियोलिस इफेक्ट ये है क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है कॉन्स्टेंटली और अपने एक्सेस पे कर रही है, जो कि एक्सेस इसका जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, आप सबको पता ही है, ठीक है। अब जब अर्थ बेसिकली अर्थ गोज अराउंड द सन, ये जो पूरी वीडियो है इसके अराउंड है कि अर्थ एक साल में सन के अराउंड एक पूरा चक्कर काट लेती है, और इसी दौरान अर्थ अपने एक्सेस पे जो स्पिन करती है वो एक डे होता है, ठीक है ना, वो जो स्पिन करते करते आ जाती है। इसी तरह से जो था कि सन के अराउंड तो वही उसको पूरा एक साल लग जाता था, उस एक साल में पहले अर्थ के 20-20 घंटे के अंदर से स्पिन पूरे हो जाते थे, तो ज्यादा दिन हो जाते थे। अब 24 आवर का स्पिन है तो जरा कम स्पिन होते हैं, तो उतने ही कम डेज हो गए। ये मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब अर्थ सन के अराउंड स्पिन कर रही होती है तो उसके कुछ पोर्शंस के ऊपर सनलाइट ज्यादा पड़ती है, कुछ पे कम पड़ती है, और थ्रू आउट द ईयर ये चेंज होता है। ड्यूरिंग दी समर एक्चुअली क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, उसकी टिल्ट जो तकरीबन 23 डिग्रीज का टिल्ट है रफली, ठीक है। 23.4 डिग्री। या ये चेंज होता रहता है एक्चुअली, ये 23.4 से भी काफी आगे भी चला जाता है, पीछे भी चला जाता है, लेकिन ये बड़े मिलियंस ऑफ इयर्स में होता है सडनली, लेकिन 23.4 रफली डिग्रीज के ऊपर टिल्टेड है। अब ये जो टिल्ट है, इस टिल्ट की वजह से जब अर्थ सन की तरफ फेस कर रही होती है ड्यूरिंग दी समर, जो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा से ज्यादा सन की तरफ होता है। वो अपने जब बिल्कुल इनिशियली वीडियो स्टार्ट होती है तो वहां उन्होंने वो जो आपको बताया हुआ है कि वो नॉर्वे के अंदर जो आइलैंड है वहां पर बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो उनका आइलैंड है, वहां पर 24 आवर्स तक डे रहता है फॉर 64 डेज समर के अंदर। क्यों? जैसे वो एरिजोना का आइलैंड था। नहीं 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 नहीं, वो नॉर्वे का है। मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, मुझे नाम अभी याद था। सो इट वाज एंडोया, ठीक है ना। तो आइलैंड ऑफ एंडोया था इन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे। ये बेसिकली जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है बेसिकली, अगर हम अर्थ को, मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर हम अर्थ को बिल्कुल मिडल से सेपरेट करें तो एक अपसाइड का हेमिस्फेयर बच जाता है, एक नीचे का। ऊपर का जो है वो नॉर्थ का, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला हेमिस्फेयर जो है वो साउथ का है, तो इसलिए साउदर्न हेमिस्फेयर। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसके अंदर जो सबसे टॉप का एरिया है, जो बिल्कुल पिनिकल है, वो आपका नॉर्थ पोल है, और जो बॉटम वाला है साउथ वाला, उसका जो है वो जो एक बिल्कुल बॉटम एरिया है, बिल्कुल एज है, वो साउथ पोल है। जैसे कि दो जहां पर हमारी अर्थ स्पिन करते हैं जिस पोल के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, जो नॉर्थ पोल है उसके करीब नॉर्वे आता है, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि आर्कटिक है, उसके साथ ही जो है नॉर्वे का एरिया आ जाता है। तो क्योंकि ये टिल्टेड है ऑन 23.4 डिग्रीज, तो समर में नॉर्थ पोल सन को फेस कर रहा होता है और साउथ पोल सन से दूसरी तरफ फेस कर रहा था, इसीलिए वहां पर विंटर होता है और यहाँ पर समर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे फेस कर रहा होता है सन से दूर की तरफ को, इसलिए वहां विंटर होता है। और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन की तरफ फेस कर रहा होता है, इसलिए यहाँ समर होता है। अब ये क्योंकि सन को फेस कर रहा है, टिल्टेड है, एक्सेस के ऊपर टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से जो नॉर्थ पोल है वो पूरा का पूरा सन की तरफ आ जाता है। तो जैसे अर्थ स्पिन कर रही होती है, उसके बावजूद पूरे के पूरे नॉर्थ पोल वाले एरिया में एक सर्कल बन जाता है ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा आर्कटिक सर्कल। उस सर्कल के अंदर तकरीबन 64 डेज तक सन सेट ही नहीं होता। सन हमेशा होराइजन के ऊपर आता है, नीचे तक टिप होता है, फिर वापस ऊपर राइज कर जाता है, फिर नीचे तक टिप होता है, फिर ऊपर राइज कर जाता है, क्योंकि अर्थ उसी एक्सिस के ऊपर घूमती जा रही है और वो कॉन्स्टेंटली सन की तरफ देख रहा है। वो जो एरिया है वो आपने वो वीडियो में देखा होगा, आपको समझ आ गई होगी होपफुली। तो यस वो समझ आ गया ठीक था। है ना। इसी तरह से जब इसी तरह से जो साउथ पोल है वो पूरा नाइट में रहता है उतने ही दिनों तक। विंटर के अंदर ये जब ऐसे जुलाई 24 को इसने बताया कि जी वो पहली बार सन डिप करेगा बिलो दी होराइजन, तो वो पहली बार डिप करता है बिलो होराइजन और थोड़ी देर बाद वापस राइज कर जाता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लंबा होता जाएगा टाइम। और टुवर्ड्स द विंटर नॉर्थ पोल पूरा आहिस्ता आहिस्ता नाइट टाइम के अंदर चला जाएगा और डे हुआ ही नहीं करेगा, जैसे अभी इस वक्त साउथ पोल पे हो रहा होगा। तो वो तकरीबन 64 डेज तक विंटर के अंदर भी नॉर्थ पोल के अंदर सन राइज ही नहीं करेगा, वो टोटल नाइट रहेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस वो सनलाइट की तरफ चला जाएगा। वहां पर साइकिल इस तरह चलता है बिकॉज अर्थ जब स्पिन कर रही है तो नॉर्थ पोल कम स्पिन करता है एज कंपेयर टू द इक्वेटर, क्योंकि एक बॉल है या एक हेमिस्फीयर जो है, क्योंकि अर्थ बॉल की शेप की, हेमिस्फीयर की शेप बेसिकली
सफेयर की शेप की है, तो वो जो उसकी सबसे लंबी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, जिसके ऊपर वो अगर स्पिन कर रहा हो तो वो सबसे फास्ट घूमना जरूरी है टू कंप्लीट अ सर्कल। जबकि अगर आप पोल के ऊपर खड़े हैं तो यू आर बेयरली मूविंग, वो बस उसी जगह के ऊपर हल्का सा स्पिन कर रहा है। तो क्योंकि इक्वेटर ने पूरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, और यही इक्वेटर है जिसके ऊपर सन की लाइट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है थ्रू आउट दी समर्स, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ या मतलब समर हमारे यहाँ हो या साउदर्न हेमिस्फेयर में हो, इक्वेटर पे सनलाइट ने फोर्स किया हुआ होता है, कांस्टेंट सनलाइट ना इक्वेटर के ऊपर जा रही होती है सबसे ज्यादा। और इक्वेटर के ऊपर से जब वो गर्म होता है, जैसे कि आपके मानसून होती है, ठीक है, उसी तरह से डिफरेंट वेदर फिनोमिना क्रिएट होते हैं। मानसून कैसे होती है? सिंपल फिनोमिना, क्योंकि लैंड के ऊपर जब सनलाइट पड़ रही होती है कॉन्स्टेंटली ओवर दीज मंथ्स, मई जून जुलाई, ठीक है, तो अब इसके अंदर सनलाइट की वजह से लैंड गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। जब लैंड गर्म होता है तो लैंड के ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है, और वो एयर राइज करना शुरू कर देती है। एयर राइज करती है तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहां पर वैक्यूम तो नहीं हो सकता ना। उस लो प्रेशर की वजह से सी की तरफ से जो ठंडी वाटर से भरी हुई मॉइस्चर लिडन एयर है, वो लैंड की तरफ रश करती है उस गैप को फिल करने के लिए, उस लो प्रेशर एरिया को खत्म करने के लिए। जब वो यहाँ आती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी वार्म होके राइज करना शुरू करती है, आहिस्ता तो ऊपर जाके वो कंडेंस होता है, उसके अंदर जो वाटर होता है वो कंडेंस होकर रेन की फॉर्म में फॉल करता है, और ये मॉनसून जनरेट करता है। और स्पेशली जब ये आ रही होती है अंदर और ये जाके सबसे बड़े हमारे बैरियर हिमालय से टकराती है, तो हिमालय इज अ ह्यूज बैरियर, तो वो राइज होना शुरू हो जाती है और ज्यादा। जब ये एयर राइज होती है हिमालय से टकराने के बाद, तो ये अच्छी खासी राइज होगी, वहां पर स्नोफॉल की भी सीजन भी बनती है। लेकिन ये उसको क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि हिमालय इज अ ह्यूज माउंटेन रेंज, ओके। तो हिमालय के बिल्कुल पीछे क्या है? डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट है इस एरिया का। और अगेन, हाउ डू यू डिफाइन अ डेजर्ट? इट इज नॉट हीट दैट डिफाइंस अ डेजर्ट, इट इज लैक ऑफ वाटर या लैक ऑफ मॉइस्चर जो डेजर्ट को डिफाइन करता है। तो क्योंकि ये हवा जो मॉइस्चर लेडन हवा है, ये हिमालय से टकरा के राइज होकर यहीं पर ही सारा अपना मॉइस्चर ड्रॉप कर देती है और आगे जा ही नहीं सकती। तो उसके बिल्कुल पीछे आपके पास गोबी डेजर्ट है, जहां मॉइस्चर है ही नहीं, वहां पूरे डेजर्ट बन गए, ठीक है। सेम हैपेंस इन द ओशंस। अब जैसे कि ये होता है कि ओशन के अंदर हरिकेन का सीजन आ जाता है, इसलिए सितंबर इज द हरिकेन सीजन बेसिकली। इस बार तो आपने देखा होगा कि अभी हालांकि मई चल रहा है, ये कोई हरिकेन सीजन नहीं है, कोई टाइफून सीजन नहीं है, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक हरिकेन जो है वो इंडिया में आया है, वो जिसका डाउट था कि ये कराची की तरफ भी जा सकता है, तो वो इंडिया में मुंबई के बिल्कुल पास से गुजरा है। और तकरीबन ये कैटेगरी 2 का था, 3 तक टच किया इसने, लेकिन फिर वापस कैटेगरी 2 के ऊपर मेजर इसका फोकस कैटेगरी 2 का हरिकेन था ये, और अच्छी खासी डेवस्टेशन हुई है उससे। हालांकि ये टाइम भी नहीं, अगेन दिस इज अ थिंग दैट गिव्स यू द क्लू टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, कि वेदर कैसे चेंज हो रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ हरिकेन जो कि कई सालों बाद आता है। ये यूजुअली आते हैं सितंबर के अंदर टुवर्ड्स जो यूएस की कोस्ट स्पेशली वहां पर। अब जैसे कि इंडिया का मॉनसून है सबसे पॉपुलर है, व्हाई? बिकॉज इसकी शेप जो है, लैंड की शेप वो ट्रायंगुलर सी शेप है जो पूरी इंडियन ओशन के अंदर है, इस वजह से एक अच्छा मॉनसून यहाँ पर होता है इस एरिया के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो पूरा अटलांटिक और पैसिफिक है, अब ये सारा साल गर्मी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये सारा का सारा स्पेशली अटलांटिक, ओके, अब अटलांटिक के अंदर ये सारी गर्मी अब्जॉर्ब होती जा रही है, और फिर जो वार्म वाटर होता है उसके ऊपर पूरा ये हरिकेन फॉर्मिंग हो रही होती है, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वार्म वाटर के ऊपर से एयर भी वार्म होती है, वो राइज हो रही होती है, और जब वो राइज होती है तो वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए विंड आती है, ठीक है। वो जो विंड दूसरी साइड से आ रही होती है, वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से बेंड हो जाती है। अभी मैं आपको इसी वक्त सारी स्टोरी समझाते हुए कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ। जब वो बेंड होती है तो वो फिर, क्योंकि वो सेंटर में जाने की कोशिश नहीं जहां लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, अब वो बेंड हो जाती है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। जब वो फिर जाने की सेंटर की तरफ कोशिश करती है, फिर बेंड हो जाती है, तो वो राउंड सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाती है, लेकिन वो कभी भी सेंटर में नहीं पहुंचती। इसीलिए कहते हैं कि हरिकेन की आई हमेशा काम होती है, वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि वार्म वाटर के ऊपर से वार्म एयर राइज कर रही है, वहां लो प्रेशर है। विंड जब उसको कवर करने आती है तो वो टर्न हो जाती है, जब ऑल टर्न होती है तो वो टर्न होते 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 अराउंड उसके घूमने लग जाती है, गोल 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 गोल, तेज से तेज, क्योंकि जितना वो सेंटर के पास जाएगी उतना तेज घूमने लग जाएगी, और वो सेंटर में लो प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, और जो नीचे का गर्म पानी है उससे ये स्टॉर्म अपनी एनर्जी ड्राइव कर रही होती है। गर्म पानी के अंदर, क्योंकि वो गर्म पानी है, एयर फिर से और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वो हवा को सक इन कर रहा है, लेकिन हवा सेंटर तक पहुंच ही नहीं सक रही, क्योंकि वो उसके अराउंड कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से घूमती जा रही है, और इस वजह से हरिकेन फॉर्म होते हैं जो कि लैंड पे जाते ही जो है ना कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि लैंड के ऊपर तो वार्म वाटर नहीं है नीचे,
तो वो जो लो प्रेशर एरिया है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो ये लैंड पे जाते ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं इसके अंदर काफी सारे हरिकेन्स। अब ये कि ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये है क्या, वो जो अर्थ स्पिन हो रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, उस स्पिन की वजह से जो आपने इस वीडियो के शुरू में देखा होगा कि वो जो एटमॉस्फेयर में एक बलून रिलीज करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली तो आपको एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए रिलीज कर रहे हैं कि आपका ये बलून जो है तकरीबन 25,000 मीटर्स के ऊपर वो चला जाता है, और वहां से वो, क्योंकि उस वक्त उससे नीचे का जो एरिया है उसके अंदर तकरीबन 95% एटमॉस्फेयर के जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उससे नीचे है, तो वो हीलियम क्योंकि फिल करके भेजते हैं वो इतना ऊपर तक चला जाता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद तक वो जो बलून है वो तकरीबन अपने साइज से 3 टाइम ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, क्योंकि नीचे प्रेशर है ना, नीचे 95% जो पूरा एटमॉस्फेयर था उसका वजन था उसके ऊपर, तो उसने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ था। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो फूलता जाता है, स्प्रेड होता है, और वहां जाके वो बर्स्ट हो जाता है, तो वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो वीडियो जो आपको दिखाते हैं बेसिकली उसमें आपको नजर आता है कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लू लेयर है जो एटमॉस्फेयर है, जो मेजर आपका 95% एटमॉस्फेयर है, और उसके ऊपर बाद में आपको स्पेस की ब्लैकनेस नजर आती है सारी। तो ये जो ब्लू है ये आपका एटमॉस्फेयर है, वेरी थिन, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगेन इसकी जो लेयर जो उसको समझाने का पर्पस था वो ये था कि पहले तो वो स्ट्रेट ऊपर जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रिफ्ट करने लग जाता है दूसरी डायरेक्शंस के अंदर, तो ऐसा लगता है कि ये रैंडम जा रही है हवा, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, लेकिन उसके अंदर एक पैटर्न है, हवा पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ रही है। और स्पेशली ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस के साथ लॉक्ड नहीं है, ये एक फ्लूइड है जो कि अपनी मर्जी से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर ये होता है कि क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही होती है, तो अर्थ की स्पिन की वजह से एयर भी ऊपर से स्पिन करती है। अब इसकी उसने अच्छी एग्जांपल आपको दी थी, वो जो बच्चों का एक वो सर्कुलर सा वो था झूला, उसके ऊपर से जब वो खड़े होके बगैर उसको घुमाए उसके ऊपर से बॉल फेंकती है तो वो स्ट्रेट जाती है आगे, क्योंकि उसको विंड की रेजिस्टेंस नहीं मिलती, आगे एटमॉस्फेयर नहीं है, वो घूम नहीं रहा। जब वो उसको घुमाना शुरू करती है और उसके ऊपर बॉल फेंकती है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो उसको अगर दूसरी तरफ को भी फेंकती है तो वो टर्न होके घूम जाती है बॉल, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी कभी भी। यही होता है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है कॉन्स्टेंटली, तो जब उसके ऊपर एयर जाती है किसी एक डायरेक्शन को सीधी तो वो टर्न हो जाती है, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है। जब वो टर्न होती है तो वो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक हमारे सर्कल्स बनाती है, इसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है इसके अंदर क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है, तो जब एयर एक डायरेक्शन पे चलना शुरू होती है तो वो बेंड हो जाती है, फिर और बेंड हो जाती है, क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली स्पिन करे तो वो एयर भी बेंड होती जाती है और वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर चली जाती है। फिर यहां तक कोरियोलिस इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब वो जो इशू जो आपका डेजर्ट्स वाला और वो जो था रेन फॉरेस्ट वाला, अब क्योंकि रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर कॉन्स्टेंटली बारिश होती रहती है, ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर होता है, यूजुअली इक्वेटर के करीब है, उसके बाद फिर एक और बैंड है वहां पर है, फिर उसके बाद एक और बैंड में, ठीक है। अब इक्वेटर के पास हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस गर्मी का एक बेनिफिट ये होता है क्योंकि वो जो मॉइस्चर होता है वो ऊपर राइज करता है, राइज होने के साथ साथ कंडेंस होता है और इससे बारिश हो जाती है, इसलिए इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट होते हैं ज्यादातर। यहाँ रेन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो वाटर रेज हो रहा होता है, गर्म होके बहुत ज्यादा गर्म होके वो इवेपोरेट हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, जब इवेपोरेट होके ऊपर पहुंचते तो ऊपर ठंडा होता है, ऊपर जो लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की वो ठंडी होती है, वहां जाकर ये कंडेंस होके वाटर वापस बारिश की फॉर्म के अंदर गिर जाता है। अब लेकिन ये एयर राइज करती रहती है कॉन्स्टेंटली, ये मॉइस्चर लेडन एयर सारा अपना मॉइस्चर यहाँ पर सर रेन जो फॉरेस्ट में। रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें कॉन्स्टेंटली रेन तो होती रहती है, लेकिन वो जो उस वीडियो में था कि इन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो टेम्परेचर है, मतलब जहाँ वो चल रही होती है, क्या वो कहते हैं कि ये स्टीमिंग हॉट टेम्परेचर है वहां पे, तो उधर टेम्परेचर क्यों इतना ज्यादा होता है? यही तो समझा रहा हूँ, वो जो स्टीमिंग हॉट टेम्परेचर है वही तो रीजन है उस रेन के होने का, क्योंकि इसी लैटिट्यूड के ऊपर इसी के ऊपर सनलाइट सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक है। वो जो सनलाइट है वो आपको नजर उसके जो जहां वो चल रही होती है वहां नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां ट्रीज इतने ऊंचे हैं कि वहां सनलाइट नीचे पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती, नीचे के ग्राउंड लेवल के पर ट्रीज ऊंचे ऊंचे और इतने घने हैं, लेकिन क्योंकि सनलाइट तो आ रही है वो वाटर को इवेपोरेट तो करती है सनलाइट, तो वहां भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है, सी में भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वहां से इवेपोरेट होके वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। अब वो इवेपोरेशन है गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो रहा है ना, गर्म हो के वो एरिया, तो जब वो इवेपोरेट होके ऊपर को जाता है तो ऊपर जाके कंडेंस होता है, ऊपर की लेयर ठंडी होती है, ऊपर जाके जब वो कंडेंस होता है तो वो वापस रेन के तौर पे फॉल करता है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि रेन के टाइम पे भी गर्मी है, रेन होने से तो डेफिनेटली वो ठंडा हो जाएगा, जब वो रेन हो जाएगी तब तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो पानी वापस आया अब फिर से गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो इवेपोरेट होगा, जब इवेपोरेट होगा फिर ऊपर जाएगा फिर फॉल करेगा अगेन,
तो एक साइकिल चलता रहता है इस तरह का वहां पर, इसलिए कॉन्स्टेंटली वहां रेन होती रहती है रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि साइड की सी से और जो रेन फॉरेस्ट के अंदर का अपना वो जो पानी है वो सारा का सारा इवेपोरेट होता है, ट्रीज के पत्तों से इवेपोरेट हो रहा था कॉन्स्टेंटली। अगर आपने कभी ये देखो बायोलॉजी के अंदर कि पत्तों से भी पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, वो सारा का सारा इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, वापस बारिश की फॉर्म में सारा का सारा बरस जाता है, ठीक है। वो गर्म इसीलिए है ओके जगह सर। क्योंकि वहां से इवेपोरेशन हो रही है कॉन्स्टेंटली। इवेपोरेशन, अब अगर आप बारिश भी देखते हैं कभी भी यहाँ पर होती है, तो पहले अच्छा हब्स हो जाओ, पहले अच्छी गर्मी होती है अक्सर ही, अच्छी गर्मी के बाद ही बारिश आती है अक्सर, उससे पहले बिल्कुल अच्छी खासी गर्मी होगी, फिर सडनली एक हफ्सा हो जाएगा क्योंकि वापस गर्मी की वजह से वो वाटर दोबारा से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो उस टाइप का एक साइकिल यहाँ क्योंकि कभी कभी होता है तो वो साइकिल नहीं चलता, वहां तो कॉन्स्टेंटली हो रहा होता है तो साइकिल चलता रहता है रेगुलरली। अब ये जो बारिश है सारा पानी तो वहां वापस गिर गया, लेकिन ये हवा अभी भी राइज कर रही है, और राइज कर रही है तो राइज करते करते इट स्टार्ट्स टू टर्न, ठीक है, क्योंकि ये जैसे आगे को मूव करती है ये साथ टर्न भी करने लग जाती है। टर्न करते हुए ये आहिस्ता आहिस्ता राइज करती हुई ऊपर की तरफ जा रही होती है नॉर्थ पोल के अंदर, और नीचे की तरफ जा रही है साउथ पोल के अंदर। और ये जब टर्न करती है तो टर्न करते करते फिर आखिरकार ये ठंडी होना शुरू हो जाती है यार, क्योंकि ऊपर की लेयर जितनी भी ऊपर की लेयर में ज्यादा से ऊपर जाएगी वो उतनी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती है तो डेंस हो जाती है हवा। अगेन ये रूल तो सिंपल है कि हॉट एयर राइजेस बिकॉज वो कम डेंस होती है, और कोल्डर एयर ज्यादा डेंस होती है वो सिंक कर जाती है। तो जैसे ये सिंक करना शुरू करती है तो ये नीचे आना शुरू हो जाती है दोबारा, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट इसको कॉन्स्टेंटली बेंड कर रहा है, ये सीधी ऊपर नहीं जा सकती नॉर्थ पोल तक, ये आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रही है क्योंकि अर्थ मूव करती जा रही है तो हवा भी आगे की तरफ को जा रही है क्योंकि अर्थ उतनी देर में शिफ्ट कर गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते जब डेंस होके नीचे गिरती है वापस, तो जिस जगह पे गिरती है वो एक डेजर्ट होता है। क्यों वहां डेजर्ट इसलिए होता है क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही, ये जो हवा थी जो वहां आ रही है वो अपना सारा मॉइस्चर रेन फॉरेस्ट में बारिश के तौर पे गिरा के आ गई है, यहां तक तो मॉइस्चर पहुंचा ही नहीं। और मॉइस्चर और बेसिकली वाटर इज व्हाट डिफाइंस द डेजर्ट। डेजर्ट अक्सर आप देखेंगे कुछ डेजर्ट्स बेहद ठंडे होंगे, और रात को डेजर्ट आपको पता है बड़ा ठंडा हो जाता है। तो बेसिकली इट्स नॉट द हीट जो डेजर्ट को डिफाइन करती है, इट्स लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ मॉइस्चर। तो वो हवा में से जितना वाटर था जितना मॉइस्चर था वो तो वहां रेन फॉरेस्ट के ऊपर बारिश के तौर पर बरस गया। अब बिल्कुल ड्राई एयर जो है वो यहाँ आकर सिंक कर रही है, इस वजह से इस एरिया में इस लैटिट्यूड के ऊपर जाकर आपको पूरी दुनिया के अंदर आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। वो आपको इन वीडियो में देखा भी होगा कि उसी लैटिट्यूड के अंदर अमेरिका में एरिजोना भी है, अफ्रीकन का सहारा डेजर्ट भी आ जाता है, उसी लैटिट्यूड के ऊपर ये जो आपका मिडिल ईस्ट और ये सारा सऊदी अरेबिया वाले डेजर्ट्स हैं ये भी आते हैं। तो ये पूरा जो लैटिट्यूड है इस लैटिट्यूड के ऊपर सारे डेजर्ट्स हैं। इसके बाद फिर एक रिंग शुरू होता है जहां पर दूसरा रिंग आता है, ठीक है, वहां पर फिर दोबारा से रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह नीचे साउदर्न पोल के अंदर भी ऐसे ही सेम। सो गॉट द आइडिया कि ये यस। क्या सारा सेटअप चल रहा है। यस सर। और इसी वजह से सर्कुलेशन सेल बनते हैं। आपने वो देखा होगा कि जब ये विंड नीचे आ जाती है यहाँ पर ठंडी होके जब सिंक कर रही होती है वो फिर बेंड हो जाती है, तो ज्यादातर ड्राई एयर यहाँ पर जो है उसकी वजह से डेजर्ट बन जाता है, लेकिन जो बाकी बची हुई एयर होती है वो वापस क्योंकि जा रही होती है वो वापस बेंड हो जाती है, और बेंड होकर आखिरकार वापस जाने लग जाती है, तो वापस उसी रेन फॉरेस्ट तक चली जाती है, वहां से फिर वो गर्म होकर राइज होती है और फिर ये पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। तो ये साइकिल जो है क्योंकि एक अब ये एक साइकिल हो गया, यस सर। इसके ऊपर एक और बैंड होता है जिसके अंदर यही साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक और बैंड होता है जिसके अंदर यही साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा होता है। हर हेमिस्फीयर के अंदर तीन तीन ये साइकिल रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ को टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, इसी तरह से टुवर्ड्स द साउथ पोल भी तीन तीन रिपीट हो रहे हैं, और फिर ये पूरे स्फीयर के ऑल अराउंड सर उन्होंने वो इन आपको बनाकर क्लाइमेट दिखाए थे। साइकिल्स के अलावा एक जेट स्ट्रीम भी होता है, जो यस इन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि 2010 में जो है ना वो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की वजह से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, यस और वो पूरा मतलब कुछ अर्से के लिए पूरा उनका मुल्क जो है वो फ्रीज हो गया था। या तो ये जेट स्ट्रीम किस तरह बन रहे हैं? जेट स्ट्रीम काफी हाई लैटिट्यूड के ऊपर होती है, ठीक है, ये बेसिकली ना बॉर्डर डिफाइन करती है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ठंडी हवा आर्कटिक के ऊपर वाला पूरा एरिया ठंडा है, वहां पर ठंडी हवा है, वहां पर उसके अराउंड एक बहुत तेज हवा चलती है जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये उसको उसके अराउंड कॉन्स्टेंटली चली थी बहुत तेज स्पीड के ऊपर, इसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। अब इस जेट स्ट्रीम के अंदर होता है कि किसी सीजन के अंदर ना, क्योंकि साइकिल जो होते हैं जो आपके बैंड्स होते हैं, इसमें किसी एक सीजन के अंदर इस जेट स्ट्रीम में किंक डेवलप हो जाती है, ठीक है, ये एक साइड पे हो जाती है, किंक का मतलब है कि ये एक साइड की तरफ को हो जाएगी, ज्यादा उस साइड को शिफ्ट हो जाएगी, जिस वजह से वहां का जो बैंड है साइकिल का बैंड वो भी शिफ्ट हो रहा होगा,
अब उसकी वजह से आर्कटिक की जो ठंडी हवा है वो जिस तरफ किंक डेवलप हुई है उस तरफ को आ जाएगी ज्यादा, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है ये इतनी तेज हवा, अब ये तेज हवा है क्यों, बेसिकली जब प्रेशर डिफरेंस होता है, एक तरफ ठंडी हवा है दूसरी तरफ गर्म हवा है, अब ये दोनों आपस में मिक्स होने के लिए ना एक प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, दोनों आपस में इतना इजीली मिक्स नहीं हो सकती, तो उसके दरमियान एक पूरी स्पीड के ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है। अब जब वो किंक डेवलप हो जाता है तो वार्म हवा इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठंडी हवा जो आर्कटिक की होती है वो किंक की तरफ को जा सकती है इजीली। तो वो बेसिकली किंक डेवलप हुआ था ओवर ब्रिटेन और यूरोप, तो जितनी आर्कटिक की ठंडी हवा थी वो इस तरफ आ गई, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर पूरी एक किस्म की बर्फ भी गिरने लगी, स्नोफॉल हो गई, बहुत ठंडा हो गया। ये किंक जिस तरफ को जाती है, अगर कभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ को ये किंक डेवलप हो जाती है तो वो उस तरफ को सारा एरिया जो है वहां पर बर्फ पड़ने लग जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा कनाडा, और ये सारा एरिया जो है वो फ्रीज हो जाएगा। बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि ऑल्दो वेदर को कंट्रोल यही पूरा साइकिल कर रहा था, जो क्लाइमेट बैंड था पूरा साइकिल था, एक सर्कल था, लेकिन जब जेट स्ट्रीम चेंज होती है तो वो इस सर्कल को पुश कर देती है। अब अगेन वी डोंट नो, हमें सारी प्रोसेस से नहीं पता कि जेट स्ट्रीम क्यों सडनली इस तरफ किंक डेवलप कर लेती है, लेकिन इट डज। और वो जेट स्ट्रीम है क्यों, क्योंकि वो एयर के अंदर डिफरेंस है, एक ठंडी हवा है एक गर्म हवा है, तो उसके अंदर बैलेंस रखने के लिए एक बहुत तेज हवा चलती है जो उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है और मिक्स होने में हेल्प करती है, ताकि वो सडन चेंज ना आए, बिकॉज नेचर डज नॉट वांट अ सडन चेंज। ये जो आपके हरिकेन्स आते हैं ये क्यों आते हैं, क्योंकि ठंडी हवा एक तरफ है, गर्म हवा दूसरी तरफ है, इन दोनों का जब मिक्स होना है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज स्पीड के ऊपर एक प्रेशर का चेंज आ जाता है, जिस वजह से हरिकेन्स डेवलप होते हैं। तो सेम गोज टुवर्ड्स जेट स्ट्रीम की, वहां ठंडी हवा है दूसरी तरफ गर्म हवा है, तो एक बहुत तेज हवा चल रही थी उसके दौरान। अब ये आई डोंट नो व्हाई, इसका रीजन इन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, और मोस्टली साइंटिस्ट इवन डू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत हाई लैटिट्यूड के ऊपर है जेट स्ट्रीम, बहुत ज्यादा स्टडी भी नहीं किया गया, तो ये कभी भी किंक डेवलप कर लेती किसी साइंटिफिक रीजन की वजह से, मे बी किसी वेदर फिनोमिना की वजह से, और जिस तरफ को उसकी किंक डेवलप होगी, जिस तरफ को मतलब वो नीचे की तरफ को आ जाएगी, वहां सारे वो आर्कटिक की ठंडी हवा, क्योंकि आर्कटिक तो आइस है पूरी, तो वो ठंडी हवा वहां से आ रही होती है और उसकी वजह से सारे वो आइस और स्नोफॉल होती है। सर एक सवाल है जी सर, ये ग्लोबल वार्मिंग का कोई रेट होगा ना जो जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग ग्रो कर रही है? तो सर साइंटिस्ट ने कोई प्रेडिक्शन नहीं की कब तक ये मेजर डिजास्टर प्रोड्यूस करेगी अर्थ के ऊपर? वेल उसके अंदर एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक, हमारे जो सुपर सुपर कंप्यूटर्स भी हैं वो भी कोई प्रिडिक्शन या कोई मॉडल चलाते हुए ना उनको कई दिन लग जाते हैं, इतने पावरफुल अभी तक वो कंप्यूटर्स आए नहीं कि जो जल्दी से एक मॉडल चला के दिखा दो। और उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि वो जो मॉडल है उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं। क्यों? अगर आपको ये जैसे कि ये वेदर है इसी का कोई मॉडल बनाना है, उसके अंदर कम अज कम कई हजार फैक्टर्स हैं जो आपने डालने हैं। विंड की स्पीड क्या होगी, प्रेशर क्या होगा, सी का टेम्परेचर क्या होगा, सी के अंदर वेव्स किस तरह चलेंगी, सन कहाँ है, मून कहाँ है, समर के अंदर क्या होता है, विंटर में क्या होता है, विंड इस तरह चलेगी तो क्या होगा, विंड इस तरह चलेगी तो क्या होगा, करंट सिचुएशन के अंदर वाटर के अंदर की चीजें, ऊपर की चीजें, सारी की सारी चीजों के उन्होंने फॉर्मूलाज देने हैं, ग्रेविटी, ये वो सारे लॉज उसके अंदर फिक्स करने हैं उन्होंने पूरे मॉडल के अंदर, तब जाके वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और अगेन यू कैन इमेजिन कि बहुत सारी चीजों के लॉ हमें नहीं पता होंगे, विंड इस तरह चलेगी तो क्या होगा, पानी की सरफेस के ऊपर विंड इस तरह चल रही है, इतनी स्पीड के ऊपर चल रही तो क्या होगा, इतनी बड़ी वेव कैसे बन गई, इतनी बड़ी वेव आएगी तो क्या होगा। हर चीज के लिए उनको बेसिकली फिजिकल लॉज जो हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करके मॉडल में पुट करना पड़ता है, ठीक है। और हर चीज का मैथमेटिकल मॉडल वो अभी तक नहीं बना सके हैं, कोई भी नहीं बना सकता, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वाटर कैसे बिहेव करेगा एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर, गर्म वाटर कैसे बिहेव करेगा, ठंडा कैसे करेगा। अच्छा फिर मजे की बात, शैलो वाटर और तरह से बिहेव करता है और डीप वाटर जो सी के जो ओशंस के अंदर होते हैं वो और तरह से बिहेव करता है। इन सब के लॉज को साथ डालकर फिर सन का फैक्टर डाल के कि सन रेज इतनी आ रही है, इतनी गर्मी आ रही है, इससे पानी कितना इवेपोरेट होगा, ये सब कुछ डाल के फिर उनको मॉडल चलाने होते हैं। तो इसलिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल 100% एक्यूरेट हमारे पास नहीं है, पहली चीज क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, आज से कुछ साल पहले तक, कुछ 10 साल पहले तक भी, इवन आज से 2-3 साल पहले की मैं आपको बात बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू चल रहा था, तो उसके ऊपर ना एक साइंटिस्ट आया हुआ था जो एनवायरमेंटलिस्ट था, बेसिकली वो फिजिसिस्ट था, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है वो था, और साथ में एक ऑस्ट्रेलिया का एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आया हुआ था।
तो जब उसने फिजिसिस्ट ने बताया कि जी ये देखें जी ये नक्शा है आखिरी की जी, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, इतना CO2 हमने रिलीज कर दिया है, तो उसने पूछा ये नक्शा किसका है? तो इसने कहा जी कि ये नासा ने आखिरी रिलीज किया अभी लेटेस्ट। तो उसने कहा जी हम तो नासा का नक्शा मानते ही नहीं, तो झूठ बोलते हैं, ये सारे एनवायरमेंट वाले झूठ बोलते हैं, हम तुम्हारी बात माने क्यों? क्यों? क्योंकि जब वो एनवायरमेंट की बात के ऊपर आते हैं तो फिर उनको एनवायरमेंटल एक्शन लेना पड़ता है, जब एक्शन लेना पड़ता है उसके ऊपर टैक्स पेयर की मनी लगती है, और ये मनी क्योंकि टैक्स पेयर को नजर नहीं आती तो वो किस बात के ऊपर जाकर वोट मांगेंगे? वो तो वोटर तो कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये कि पॉलिटिशियंस ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कहते नहीं हो ही नहीं रही, ये सब झूठ बोलते हैं साइंटिस्ट। और वो कंपनीज जो ऑयल बेचती हैं, जो गैस बेचती हैं, जो कोयला बेच रही हैं, या इसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने एक अरसे तक जो रिसर्च होती थी कहते थे कि जी इस वजह से ये हो रहा है एनवायरमेंटल डैमेज, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये दूसरे बंदे को पैसे देते थे, कहते जी उसको साबित करो कि ये झूठ बोल रहा है। वो और रिसर्च करके उसके अंदर कोई और चीजें निकाल कर कहता जी नहीं ये तो झूठ बोल रहे, देखिए तो ऐसे कुछ होता ही नहीं है, झूठ बोलते। तो कभी कंसेंसस ही डेवलप नहीं हो सका इस बात के ऊपर, क्योंकि साइंटिस्ट कुछ कह रहे थे, कुछ को इन्होंने खरीदा, पैसे दिए, उनसे कुछ और कहलवा दिए, फिर कहा जी देखिए ये तो आपस में नहीं मिलता इनका, तो हम कैसे मान ले कि जी ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, जिसकी बेसिस के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC इसको कहा जाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको कहते हैं। तो इसकी इन्होंने जनरेट की एक पूरी कमेटी बनाई। इस पैनल के अंदर इन्होंने हर कंट्री से एक्सपर्ट्स मंगवाए कि जी आप सब अपने एक्सपर्ट दें, आप लोग कल को मुकर ना जाए कि जी हमारा तो इसमें बंदा ही नहीं था, तो हमें क्या पता कि सच है कि झूठ है। उनसे रिपोर्ट जनरेट करवाई। इस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये जनरेट भी इसलिए की क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जो कैटेगरी 5 का, 4 का, 3 का हरिकेन जो कई सालों बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आता था, 30 साल बाद, 40 साल बाद आता था, वो रेगुलर 2, 3, 4, 5 साल बाद आने लग गया। इसी की बेसिस के ऊपर इन्होंने ये बनाई, और इसकी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग के अंदर ये आया है, जिन्होंने इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जो बातें ये साबित कर चुके कि हो चुकी हैं, और पहली बार किसी अच्छी एजेंसी ने माना है और गवर्नमेंट्स ने माना है कि हाँ वाकई ही सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज तक जो हमने कोयला वगैरह बर्न किया है, पेट्रोल बर्न किए, फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए, इसकी वजह से इतनी कार्बन हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी है कि ग्लोबल टेम्परेचर ऑन एवरेज 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, 0.9 से 1 के दरमियान। ठीक है, और इनका कहना यह था, इन्होंने पहली अपनी जब रिपोर्ट कंपाइल की, इन्होंने कई फैक्टर्स उसके अंदर देखे, इतने टन हमने कार्बन रिलीज किया, इतना ये किया, वो सारे फैक्टर्स इन्होंने दे दिए। और इनका कहना यह है कि इस वक्त जो इन्होंने पहली रिपोर्ट दी थी उसके अंदर कहना था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने से पहले रोक लें, वरना ये क्लाइमेट चेंज जो है ये एक रनअवे ट्रेन की तरह हो जाएगा, फिर ये साइकिल खुद चलेगा, फिर जितनी ज्यादा गर्मी होती जाएगी उतना अर्थ उसको और ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक फैक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी उतनी गर्मी ज्यादा होगी, उससे ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, जब ग्लेशियर ज्यादा पिघलेगा तो फिर अगेन वो साइकिल एक बढ़ने लग जाएगा, अभी क्योंकि और ज्यादा गर्मी हो हम कर रहे हैं, और ज्यादा फॉसिल फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, और ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे। जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसके नीचे बहुत सारी मीथेन गैस ट्रैप्ड है, क्योंकि इसके नीचे थी परमाफ्रॉस्ट, बेसिकली लैंड था जिसके ऊपर घास वगैरह और पौधे थे। ठीक है, जब वो बर्फ के नीचे दब गए हैं तो वो गैस बन के बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं, जमे हुए हैं बर्फ के अंदर। नहीं मैं सो गया था। हेलो, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके सर। सो वो परमाफ्रॉस्ट के अंदर दबी हुई गैस है बेसिकली बर्फ के नीचे। जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो वो मीथेन गैस, ये जो नेचुरल गैस जिसको बर्न करते हैं इसको मीथेन कहते हैं, ये रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की आपके जो एमिशंस हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ये उससे 10 टाइम्स ज्यादा सोलर एनर्जी को अपने अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब करेगी और उसको बाहर नहीं जाने देगी, ट्रैप नहीं होने देगी। और एक और चीज, जब बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो ग्लेशियर जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देता है वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर से। लेकिन जब ग्लेशियर ही नहीं होगा तो वो सनलाइट वो भी एब्जॉर्ब होती जाएगी अर्थ के अंदर, जिससे और ज्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, और पिघलेगा और मीथेन गैस रिलीज होगी, और ज्यादा गर्मी होगी, वो और ज्यादा गर्मी को ट्रैप करेगा, तो साइकिल चल पड़ेगा, एक रन अवे साइकिल जिसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर इन्होंने इसको फिगर को रिवाइज कर लिया और इन्होंने कहा कि जी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम इसको रोक लें। अगर तो आप इस तक रोकने में कामयाब हो गए तो चांसेस हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें रह जाएंगी, अदरवाइज ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। तो इसका बेसिक आंसर ये है।
इस